हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं सस्टेनेबिलिटी, ट्रिपल बॉटम एंड CSR रिपोर्टिंग के बारे में। तो आज की इस क्लास का हमारा ये टॉपिक है, इसके अंदर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूड है, तो वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को विदाउट एनी फर्दर डिले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर आउटलाइन देख लेते हैं कि आज की इस क्लास में कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसको हम समझने वाले हैं। तो स्क्रीन पे आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहे हैं, तो वन बाय वन इन सभी कॉन्सेप्ट को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो आज की ये जो क्लास है हमारी यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मतलब कि इसके बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पहले हम समझेंगे कि सस्टेनेबिलिटी जो रिपोर्टिंग है वो है क्या। पहले हमें ये पता होना चाहिए TBL रिपोर्टिंग क्या है, CSR रिपोर्टिंग क्या है, देन उसके बाद में ही हम समझ सकते हैं इसके बारे में जो डीपली कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले देखो, जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है, TBL रिपोर्टिंग है या CSR रिपोर्टिंग जो है, ये जितने भी रिपोर्ट हम अभी बोल के मैं आपको बता रही हूँ, ये सभी एक तरीका है जिसके थ्रू प्रमोट किया जाता है कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी को, जिसके थ्रू मतलब जो रिकॉर्ड रहता है ESG परफॉर्मेंस के बारे में, कि कंपनी का जो भी परफॉर्मेंस है उसको हम किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, किस तरीके से उसकी ट्रांसपेरेंसी को दिखा सकते हैं। मतलब कि कंपनी के बारे में जो एक्यूरेट हम इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं वो सही किस तरीके से हो सकता है, उसको हम प्रमोट किस तरीके से कर सकते हैं। तो यही सारे जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जो भी हम प्रोवाइड करते हैं ये स्टेक होल्डर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है विद इंफॉर्मेशन। कंपनी के बारे में जो सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस है तो वो इस रिपोर्ट के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्टिंग प्रैक्टिस, ये हेल्प करते हैं कंपनी के का जो भी ट्रस्ट है, काफ़ी सारे लोगों के बीच में जो जुड़े रहते हैं उनका जो आपस में जो ट्रस्ट रहता है उसको बिल्डअप करता है और एनकरेज करता है मोर सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को। साथ ही अगर हम बात करें इसके बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में, इसको हम कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये रेफर करता है एक कंपनी के प्रैक्टिस को जिसके द्वारा डिस्क्लोजिंग किया जाता है इनके एनवायरमेंटल को, सोशल को और गवर्नेंस को, जिसको हम बोलते हैं ESG। मतलब कि एक बिजनेस का जो एक पर्यावरण रहता है उसको, एक जो उसका समाज के साथ में जो एक आपस में कनेक्शन रहता है वो हो गया, और एक गवर्नमेंट के साथ में किस तरीके से कनेक्शन रहता है, इन सभी का जो परफॉर्मेंस है उसको हम बोलते हैं ESG। और इसको हम किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके से बढ़ा सकते हैं आगे, यही सारे जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। क्योंकि इनका जो मेन एम है ये रहता है कि इसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है ट्रांसपेरेंट अकाउंट ऑफ ए कंपनी के बारे में, कि कंपनी का जो भी परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम उनकी ट्रांसपेरेंट को, मतलब कि पारदर्शिता को किस तरीके से प्रोवाइड करना है, हमें ये किस तरीके से मेंटेन करना है, ताकि कंपनी का जो एक समाज के साथ में जो भी एक आपस में रिलेशन है या एक जो बिजनेस का जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, चाहे उसका आपसी मतलब आंतरिक रूप से एनवायरनमेंट हो, चाहे उसका बाहरी व्यक्तियों के साथ में हो, किस तरीके से वो अपने पर्यावरण को मेंटेन करके रखते हैं। साथ ही जो TBL है, मतलब कि ट्रिपल बॉटम लाइन, ये भी एक रिपोर्ट का टाइप्स रहता है, जिसके थ्रू मतलब कि ये सस्टेनेबिलिटी का ही एक टाइप्स माना जाता है, जिसके अंदर रिपोर्टिंग में हम दिखाते हैं कि जो भी अकाउंट नॉट ओनली द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी बट ऑल्सो इट सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, कि कंपनी का जो भी एक पर्यावरण है, जो भी एक समाज के साथ में उनका आपस में कनेक्शन है, उनका जो भी एक इम्पैक्ट है वो इसके अंदर हम दिखाते हैं, कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन को ही ना दिखा के कुछ अलग से भी दिखाते हैं। ये जो TBL का जो परफॉर्मेंस रहता है इसके थ्रू भी हम कंपनी के परफॉर्मेंस को जान सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे एरिया रहते हैं, जैसे कि प्रॉफिट हो गया, जो कि इकोनॉमिक्स के साथ में जुड़ा हुआ, पीपल हो गया जो कि सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं, प्लैनेट हो गया मतलब जो एक पर्यावरण के साथ में बना हुआ है वो हो गया। साथ ही जो CSR है, ये क्या है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक रिपोर्ट है। ये भी एक रिपोर्ट के तौर पर हम इसलिए मानते हैं क्योंकि टाइप्स तो है सस्टेनेबिलिटी का रिपोर्टिंग का ही, लेकिन हर एक रिपोर्ट के अंदर कुछ ना कुछ अलग ऑब्जेक्टिव रहता है। अब इसके अंदर क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये है कि वो स्पेसिफिकली फोकस करते हैं कंपनी के सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में, क्योंकि इसके अंदर हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोजिंग करते हैं जो कि कंपनी के पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस से ही रिलेटेड रहते हैं, जिससे क्या होता है, जो समाज के साथ में जो पर्यावरण है उसके बीच में अगर कोई इशू आता है या कोई भी अलग से प्रॉब्लम आती है तो उसको हम फेस कर सकते हैं। साथ ही उनके बारे में हम ज़्यादा
ज़्यादा जान सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या है, लेबर प्रैक्टिसेस क्या है, जो एनवायरनमेंट को मैनेजमेंट का काम है, जो कम्युनिटी के साथ में एंगेजमेंट है, इन सभी को मेंटेन किस तरीके से किया जा सकता है, इनके साथ में जो लेन देन है, जो पूरा वर्क है, उसको हम किस तरीके से फंक्शनिंग का काम कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट है आज की इस क्लास में जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, मतलब इनके एक तरीके से हमने मीनिंग को समझा। अब हम इसके डीपली तरीके से समझेंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, कि अब हम ये देखेंगे कि जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है वो है क्या। तो देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने बात किया था, ये जो रिपोर्ट है इसको हम कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? मेजरिंग का, डिस्क्लोजिंग का और कम्युनिकेटिंग का, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसका पर्यावरण है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो आंतरिक रूप से है, बाहरी रूप से है, या गवर्नमेंट के साथ में किस तरीके से रिलेशन है, इन सभी के बीच में आपस में जो भी एक मेजरमेंट का काम है, डिस्क्लोजिंग का काम है, कम्युनिकेटिंग का काम है, वो कंप्लीट किया जाता है ESG के द्वारा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि सस्टेनेबिलिटी है क्या। ये एक रिपोर्ट है जिसके थ्रू हम इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं। इनका जो मेन एम है, मतलब कि मेन जो इनका मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, ये है कि कंपनी का जो भी एक हम इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं, जो भी अकाउंट्स बनाते हैं, उनमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब पारदर्शिता होना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन को हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल सच होना चाहिए, बिल्कुल ट्रूथ होना चाहिए। तो इनका जो मेन एम है यही है, ताकि कंपनी का जो भी पर्यावरण है, चाहे आंतरिक हो, बाहरी हो, सामाजिक हो, हर तरीके से उसके जो एक एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करना है। तो ये जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है ये कवर करते हैं वाइड रेंज ऑफ इशू को। इसके अंदर काफ़ी सारे इंक्लूड है, जैसे ग्रीन हाउस गैसेज हो गया, एमिशन हो गया, एनर्जी हो गया, वाटर यूजेस, वेस्ट मैनेजमेंट, सोशल एंड लेबर प्रैक्टिसेस हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, कम्युनिटी एंगेजमेंट हो गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया। ये सारे पॉइंट इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। इनका जो मेन पर्पस है, मतलब इस रिपोर्ट का, ये है कि इसके द्वारा कंपनी, मतलब कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एनकरेज करना, ताकि वो इंटीग्रेट कर सके सस्टेनेबल प्रैक्टिस के साथ में, ताकि जो भी ऑपरेशनिंग का काम है, जो भी एक आइडेंटिफाई एरिया है, उसको इम्प्रूव किया जा सके, और जो भी इसके अंदर प्रॉब्लम है उसको भी हम दूर कर सके, और आपस में जो कनेक्शन है उसको हम स्ट्रॉन्ग बना के रखें। तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जो है ये वॉलंटरी और मैंडेटेड होते हैं लॉ के द्वारा, मतलब कि कानून के द्वारा भी इसे हम मानते हैं, और चाहे तो कंपनी इसको स्वैच्छिक रूप से, मतलब वॉलंटरी रूप में भी मान सकते हैं, क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग है इसको रिक्वायरमेंट करते हैं कि इसे करना चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू कंपनी के अंदर फायदे होते हैं, और कोई भी फायदे वाली चीज़ को अपनाना गलत नहीं होता है। इस वजह से कंपनी के द्वारा इसे अपने कंपनी के अंदर लागू किया जाता है। तो ये इसके मीनिंग के बारे में था कि सस्टेनेबिलिटी जो रिपोर्टिंग है वो है क्या। अब हम समझेंगे मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के बारे में। तो सबसे पहले जैसे कि हमने क्लासेस के स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग रेफर करता है प्रैक्टिस ऑफ मेजरिंग को, डिस्क्लोजिंग को, ताकि जो भी अकाउंट बनाया जा रहा है उनका सारे पर्यावरण के साथ में आपस में मेंटेन रखा जाएगा। लेकिन ये साथ साथ ट्रांसपेरेंसी को भी, जो एक होलिस्टिक व्यू रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको मेंटेन करता है, ताकि जो भी इन्वेस्टर है, कस्टमर है, एम्प्लॉयज़ है, या जो भी कोई दूसरे कम्युनिटी है, उनके द्वारा जो कंपनी की परफॉर्मेंस है उसको जाना जा सके। तो कुछ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जो है इसके अंदर हम सम्मिलित करेंगे, मतलब कि जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इम्पोर्टेंट कहने से पहले कुछ प्रूफ भी तो होना चाहिए, कुछ उसके पीछे कुछ उसका मेन जो एक पॉइंट है वो भी तो पता होना चाहिए कि किस वजह से, जो उसका मेन रीज़न है कि इम्पोर्टेंट क्यों है, वो भी तो पता होना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे 3 पॉइंट को इंक्लूड किया गया, जिसके थ्रू हम ये समझेंगे कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग आज के टाइम में महत्वपूर्ण, मतलब कि इम्पोर्टेंट है क्यों। तो सबसे पहले देखो बात करेंगे इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के बारे में, कि इसका जो मेन बेनिफिट है यही है, क्योंकि इसके थ्रू कंपनी का जो रिपोर्ट बनाया जाता है उसमें कंपनी के बारे में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है, ताकि देखो यहाँ पे लिखा भी है, बाय रिपोर्टिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी मोर ट्रांसपेरेंट, कि कंपनी के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाएगा मोर ट्रांसपेरेंट रहेगा अबाउट देयर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, कि कंपनी का जो भी पर्यावरण है, आप उनका आंतरिक रूप से जिस भी तरीके से वर्क करते हैं, फंक्शनिंग का काम करते हैं, या सोसाइटी के साथ में किस तरीके से अपने रिलेशन को या किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, इन सभी को जो इन्फॉर्मेशन इनके रिगार्डिंग जो प्रोवाइड किया जा रहा है
उनमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। साथ ही अलाउ करते हैं स्टेक होल्डर को कि वो मोर इन्फॉर्म हो सके सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में, कि जितने भी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग इन सभी के कंपनी के, तो वो इन सभी को पता चल सके, ताकि वो इनके इम्पैक्ट में डिसीजन लेने में उनको हेल्प मिलेगा कि कंपनी के अंदर अगर उनको सारी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से सही टाइम पे मिल जाएगा तो वो क्या कर पाएंगे, जो भी डिसीजन उनको लेना होगा इन फ्यूचर में या आज के टाइम पे, वो उसको बेहतर तरीके से ले सकते हैं। इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है, इनहेंस रेपुटेशन एंड स्टेक होल्डर ट्रस्ट, कि इसके द्वारा कंपनी का जो भी एक रेपुटेशन है मार्केट में या स्टेक होल्डर के साथ में जो भी एक ट्रस्ट बना हुआ उसको ये इन्हेंस करेगा, मतलब कि बढ़ा के रखेगा। आपस में जो रिलेशन है उसको बिल्डअप करेगा, मतलब उसको बढ़ाएगा, ताकि स्टेक होल्डर के साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन सके, ताकि उससे क्या होगा, कंपनी के अंदर काफ़ी सारे बेनिफिट मिलेंगे, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात आए, चाहे वो कैपिटल की बात का है, चाहे इन्वेस्टमेंट में, तो हर तरीके से वो बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। क्योंकि आपस में अगर रिलेशन ट्रस्टफुल रहेगा या आपस में जो उनका कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो उससे काफ़ी सारे बेनिफिट कंपनी को ही मिलते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर कंपनी के रेपुटेशन को साथ ही साथ स्टेक होल्डर के ट्रस्ट को यहाँ पे इन्हेंस किया जाता है, मतलब कि बढ़ाया जाता है। उसके बाद जो थर्ड है, ड्राइव सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस, कि ये जो रिपोर्ट है अगर इसको हम सही तरीके से अगर समझे, मतलब कि बाय ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस, कंपनी के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है एरिया को, ताकि जिस भी एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसको इम्प्रूव किया जा सके, ताकि कंपनी ने जो भी गोल को सेट किया हुआ है, मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने जो भी ऑब्जेक्टिव को, जो भी गोल्स को सेट किया हुआ, उसे ईजिली हम अचीव कर सकते हैं। तो ये कुछ उनके मेन ऑब्जेक्टिव रहते हैं जिसको फुलफिल किया जाता है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के थ्रू। इस वजह से यहाँ पे जो 3 पॉइंट हमने डिस्कस किया है, इन पॉइंट्स के वजह से ही, इन पॉइंट के रीज़न की वजह से ही जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है उसको हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो आई होप ये सारे तीनों पॉइंट आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर बीच में कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो जाएगा तो अगर आप उसको साथ साथ ही पूछ लेना, कोई भी कन्फ्यूज़न को क्रिएट करके मत रखना, क्योंकि वहाँ से कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है और कॉन्सेप्ट में बिल्कुल ऐसा हो जाता है, कन्फ्यूज़न सा क्रिएट हो जाता है। तो इस वजह से सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। अगर कहीं पे भी बाई चांस अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो वहीं पर आप पूछ लेना, ताकि आपके डाउट को मैं ईजिली क्लियर कर सकूँ। तो ये 3 पॉइंट था जिसके बेस पर हम सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को इंपॉर्टेंट मानते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है सम ऑफ द की एलिमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, कि हम जो रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के बारे में, इसके अंदर कुछ की एलिमेंट होते हैं जिसके अंदर हम काफ़ी सारे पॉइंट को समझते हैं। तो अब हम वन बाय वन उन सारे पॉइंट को समझेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जो इंक्लूड किया गया है फर्स्ट पॉइंट को, मटेरियलिटी असेसमेंट, कि कंपनी के द्वारा, मतलब कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा इसको आइडेंटिफाई किया जाता है और देखा जाता है कि ये जो रिपोर्ट है, अगर कोई भी मान लो इशू आ रहा है और दैट आर मोस्ट रिलेवेंट टू देयर बिजनेस एंड स्टेक होल्डर, तो यहाँ पर असेसमेंट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है जो कि मोस्ट, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट, जो रिलेटेड पॉइंट रहते हैं बिजनेस के साथ में, स्टेक होल्डर के साथ में जो जुड़े हुए पॉइंट है, उन सभी को यहाँ पे पता लगाया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद में जो सेकंड है रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, सेकंड पे जाके हम क्या करेंगे, मतलब तरह के जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि काफ़ी सारा अवेलेबल है, GRI हो गया, SASB हो गया, इसके साथ ही काफ़ी सारे रहते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 बताया गया है, लेकिन ये काफ़ी सारे रिपोर्ट एक्चुअल में, मतलब कि रियलिटी में रहते हैं। तो कंपनी क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी फ्रेमवर्क है उसको एक तरीके से चूज़ कर लेते हैं, एक तरीके से देख लेते हैं कि हमें कौन से फ्रेमवर्क को लागू करना है, ताकि जो भी फ्रेमवर्क उनके कंपनी के अकॉर्डिंग, उनके बिजनेस के अकॉर्डिंग सुटेबल हो, उसको वो अपना सकें। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम फ्रेमवर्क को एक तरीके से सेट कर लेते हैं। उसके बाद में थर्ड पे करते हैं डाटा कलेक्शन एंड मेजरमेंट। यहाँ पर जो कंपनी है, मतलब कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी एक डाटा है उसको कलेक्ट कर लेंगे, उसको मेजर कर लेंगे कि वो जो सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस के लिए यूजिंग रहेगा या नहीं रहेगा, या उसको जब हम अपने मेथड में अप्लाई करेंगे तो किस तरीके से बेनिफिट को लिया जा सकता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन एंगेज करते हैं अपने स्टेक होल्डर के साथ में, ताकि टू अंडरस्टैंड देयर सस्टेनेबिलिटी एक्सपेक्टेशन, जो भी एक्सपेक्टेशन है उसके रिगार्डिंग जो भी एक फीडबैक को हमें गैदर करना चाहिए, मतलब कि एकत्रित करना चाहिए, इकट्ठा करने चाहिए, वो यहाँ पर हम जान लेंगे और अंडरस्टैंड हो जाएंगे सारी चीज़ों के बारे में, एक्सपेक्टेशन के बारे में, और जो भी एक फीडबैक है जो हमारी परफॉर्मेंस से रिलेटेड रहेगा उनको यहाँ पर हम इकट्ठा कर लेंगे। देन उसके बाद में हम करेंगे रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। कंपनी के द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जाता है जो कि उनके सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस के बारे में रहता है, ताकि जो भी रिपोर्ट को हम बना रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर हो सके, कंसाइज होना चाहिए
और इस तरीके से होना चाहिए कि उसको हम एक्सेस कर सके अपने मैनर में, कि सिर्फ और सिर्फ वो कागजों तक ना रह जाए। मतलब कि जैसे कि कोई भी प्लानिंग बनाया जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे हम एक तरीके से लिख के देखते हैं कि हमें ये करना है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। बाद में जाके हम उसको मतलब रियलिटी में उसको हम लागू करते हैं। तो सेम वैसे यहाँ पर कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपने रिपोर्ट को सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से बनाए ना, ताकि वो क्लियर रहे, कंसाइज रह सके, और जब हम उसको रियलिटी में अपनाएं, मतलब कि एक्सेस कर सके अपने मैनर के तौर पर, उसको हम लागू भी कर सके। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट थे जो कि यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं, कंपनी के द्वारा इसे लागू करते हैं अपनी कंपनी के अंदर, ताकि जो एक सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस है उसको हम इम्प्रूव कर सके, साथ ही साथ जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है बाय चांस तो उसको हम दूर भी कर सके। तो इसके द्वारा हम मेजरमेंट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इससे वैल्यू क्रिएट होते हैं ताकि जितने भी स्टेक होल्डर है ये ड्राइव इनोवेशन है, कंट्रीब्यूट करते हैं मोर, मतलब कि फ्यूचर को लेके आज के टाइम पे अगर हमें कोई भी लागू करना चाहिए, नए रूल लाने चाहिए या नए कोई तरीका लाना चाहिए, तो वो यहाँ पे हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इस लेसन में हम किन चीज़ों के बारे में या कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है 7 प्रिंसिपल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, कि अब हम पढ़ेंगे कि जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है इसके अंदर 7 प्रिंसिपल्स को इंक्लूड किया जाता है, कि 7 इसके ऐसे धारणाएं, सिद्धांत है जिसको हम सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो अब इस कॉन्सेप्ट को भी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जो 7 प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है इसे डेवलप किया गया था ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव के द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इन्होंने ही जो प्रिंसिपल के सेट ऑफ स्टैंडर्ड है जो कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग से रिलेटेड है उनको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये जो प्रिंसिपल है सभी कंपनी के द्वारा से फॉलो किया जाता है, क्योंकि अगर इन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, मान लो कोई भी कंपनी इन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, देन अपने काम को कंप्लीट करते हैं, तो उनका जो भी काम है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, उसको हम इजिली उनका जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो इस वजह से ये जो 7 प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के द्वारा। तो सबसे पहले देखो, जो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट को इंक्लूड किया गया है मटेरियलिटी। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जितने भी स्टेक होल्डर है, अगर स्टेक होल्डर से रिलेटेड या स्टेक होल्डर के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इंपॉर्टेंट इशू आ रहा है, मतलब मान लो कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पर इन्हीं के रिगार्डिंग, इन्हीं के लिए रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं मटेरियलिटी। ये एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहता है जिसके थ्रू कंपनी के, मतलब कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके इकोनॉमिक हो गया, एनवायरमेंटल हो गया या सोशल परफॉर्मेंस को जाना जाता है। तो यहाँ पर इस इशू का ध्यान रखा जाता है जो कि रिलेवेंट रहते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेक होल्डर्स के। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है स्टेक होल्डर इंक्लूसिवनेस। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस चीज़ को एंगेज किया जाता है विद अ रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स के साथ में, ताकि मान लो कोई भी जो सीख है उसे अंडरस्टैंड हो सके, उसके बारे में जान सके कि सस्टेनेबिलिटी का क्या कंसर्न है या क्या एक्सपेक्टेशन है, उसको फुलफिल किस तरीके से किया जाता है। मतलब कि इससे रिलेटेड जो एक बातें आती है या जिस तरीके से काम को कंप्लीट करने का एक तौर तरीका होता है उसे यहाँ पर जाना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट, कि कंपनी के द्वारा या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जब अपने रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, तो वहाँ पर जो भी ये प्रोवाइड कर रहे हो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ताकि उसको समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए। चाहे हम उसके एनवायरमेंटल के बारे में समझना चाहते हो या सोशल के रूप में या इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के बारे में जानना चाहते हो, तो यहाँ पर इस तरीके से प्रोवाइड करना चाहिए कंपनी के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ताकि हम इसको क्लियरली जान सके कि वो किस तरीके से ऑपरेटिंग का काम कर रहे हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे रिलेवेंट सस्टेनेबिलिटी ट्रेंड्स हो गए, चैलेंजेस हो गए, अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्लूड किया जाता है। तो इन सभी बातों का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है, मतलब इस प्रिंसिपल के अंदर इस चीज़ को डिफाइन किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है कंप्लीटनेस, कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी रिपोर्ट को तैयार किया जा रहा है वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो अपने आप में बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव वे में होना चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, कि अगर हम उसको जाने, उसको एनालाइज करें या उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें तो बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को ले सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधी अधूरी बात हमें पता चले, कुछ मेन जो हमारे पॉइंट है वो छूट जाए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि हमारा जो रिपोर्ट है बिल्कुल कंप्लीटनेस होना चाहिए, ताकि इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही होने चाहिए। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी के बारे में सिर्फ पॉजिटिव बातों को तो हम बता दें या पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को तो हम तुरंत ही प्रोवाइड कर दें बट नेगेटिव को हम छुपा लें। तो ऐसा नहीं करना, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट को सही तरीके से इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड करना है, बिल्कुल कंप्लीट रखना है अपने सारे रिपोर्ट को।
देन उसके बाद में नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि जैसे कि जो भी रिपोर्ट को तैयार किया जा रहा है वो बिल्कुल 100% बिल्कुल ट्रू होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, ताकि जब भी उसका मेजरमेंट किया जा सके, जब भी उसको एनालाइज कर सके, तो वो बिल्कुल सही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसमें भी कुछ गड़बड़ी आ जाए। तो यहाँ पर इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कि वो अपने रिपोर्ट को बिल्कुल एंश्योर हो सके कि उनका एक्यूरेट है, एक्यूरेसी है उसमें, और जो भी सस्टेनेबिलिटी के अंदर हम जो भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करें, बिल्कुल उसके उसके मतलब आपस में जो एक रियलिटी होनी चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पर। तो हमें एक्यूरेसी का और जो एक रियलिटी है उस चीज़ का हमें ध्यान में रखना है। टाइमलीनेस की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी अपने रिपोर्ट को तैयार किया जा रहा है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन को हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल टाइमली मैनर होना चाहिए, ताकि जो भी स्टेक होल्डर्स है उनको जो भी डिसीजन लेना वो एक टाइम के अंदर ही ले सके। कि मान लो किसी स्टेक होल्डर को अपने किसी भी चीज़ के लिए डिसीजन लेना है, तो डिसीजन तो वो इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही लेते हैं। तो अगर हम उनको इन्फॉर्मेशन लेट से पहुंचाएंगे तो उनके डिसीजन भी लेट हो सकता है, या इन केस जिस तरीके से उनको ये डिसीजन लेना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इस वजह से हमें टाइम का ध्यान में रखना है कि हमें टाइम से पहले ही अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है, ताकि स्टेक होल्डर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सके उनके डिसीजन लेने में। उसके बाद में जो सेवंथ प्रिंसिपल है, क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब क्या है कि जो भी रिपोर्ट को तैयार किया जा रहा है, मतलब जिस भी तरीके से किया जा रहा है, बिल्कुल उसमें सही होना चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी, स्वच्छता होनी चाहिए, बिल्कुल सही शुद्ध होना चाहिए, ताकि जब भी उनका आपस में कम्युनिकेट होगा या किसी भी तरीके से हम शेयर करते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन को हम प्रोवाइड करें बिल्कुल क्लियरली होना चाहिए, कंसाइजली होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए कि अगर उसे रेंज ऑफ स्टेक होल्डर के द्वारा समझा जा रहा है, अंडरस्टैंडेबल होना चाहते हैं वो इस तरीके से, इस वे में, तो उनको यहाँ पे हेल्प मिल सके। तो हमें क्या ध्यान में रखना है, रिपोर्ट को बिल्कुल क्लैरिटी से प्रोवाइड करना है। तो ये प्रिंसिपल है जिसका कंपनी के द्वारा ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि अगर इन प्रिंसिपल को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ध्यान रखा जाता है और इनके अकॉर्डिंग अपने रिपोर्ट को तैयार किया जाता है तो उनके परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन एक पॉजिटिव उनको दिखता है, मतलब जो उनका रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे में जाता है। इससे कंपनी की ट्रांसपेरेंट के बारे में या मीनिंगफुल वे में जाता है, और साथ ही साथ ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं फॉर कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट के बारे में प्रोवाइड करते हैं, फ्रेमवर्क जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि कंपनी दिन प्रतिदिन अपने काम में एक बेहतरीन इम्प्रूवमेंट लेके आ रही है। तो ये सारे प्रिंसिपल है, 7 प्रिंसिपल है जिसका कंपनी के द्वारा ध्यान में रखा जाना भी चाहिए और रखा जाता भी है। तो ये प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इन इंडिया, कि ये जो रिपोर्ट है इसको भारत में किस तरीके से अपनाया जाता है, या भारत में इस रिपोर्ट का किस तरीके से कनेक्शन है, किस तरीके से यहाँ पर लागू किया जाता है, ये सारी बात अब हम डिस्कस करेंगे अपने इस कॉन्सेप्ट के अंदर। तो सबसे पहले देखो जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है ये भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब रिसेंटली ईयर्स में आया, ऐसा नहीं है कि काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, कुछ सालों में ही आया, लेकिन जितनी भी मतलब हाल फिलहाल में आया, मतलब रिसेंट ईयर में आया, लेकिन इसकी जो एक मतलब कि इसकी जो एक इम्पोर्टेंस है, ये इससे जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसने बहुत जल्दी ग्रो कर लिया, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए या स्टेक होल्डर के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंटफुल है या उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाल फिलहाल में ही आया है, बट काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ग्रोथ कर लिया। जो सेबी है, मतलब ये सेबी के इशू गाइडलाइन जो 2015 है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया कि रिक्वायर किया गया है टॉप 500 लिस्टेड कंपनी को, जो कि डिस्क्लोज करेंगे अपने ESG परफॉर्मेंस को अपने एनुअल रिपोर्ट्स में। कि मतलब जो सेबी है इन्होंने एक गाइडलाइन बना दी 2015 में कि भारत के अंदर जो 500 लिस्टेड कंपनी है उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने ESG परफॉर्मेंस को अपने एनुअल रिपोर्ट्स में, जिसके थ्रू GRI स्टैंडर्ड को या IR फ्रेमवर्क को यहाँ पर बनाने में हेल्प मिलेगा। क्योंकि ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग जो भी स्टैंडर्ड को प्रोवाइड किया गया है उसे हम फुलफिल करेंगे, साथ ही साथ जो IR फ्रेमवर्क है उसको भी हम लागू करेंगे, साथ ही साथ इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो इसलिए सेबी के द्वारा इसे इशू किया गया है। साथ ही अगर हम सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही थोड़ी सी और डीपली बात करें तो इंडिया के पास में मतलब इंडिया के अंदर काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स है जिसे प्रमोट किया जाता है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के द्वारा, कि उन इनिशिएटिव्स को कंप्लीट करना या उनको प्रमोट करना सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के अंदर इंक्लूड किया गया है, जिसके थ्रू भारत में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन को इसके बेनिफिट मिलते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज़ डेवलप्ड द नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइन ऑन सोशल एनवायरमेंटल इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी को प्रोवाइड किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स
इसके द्वारा, ताकि यहाँ पर भारत के अंदर सामाजिक रूप से या पर्यावरण या एक अर्थव्यवस्था की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस के द्वारा, उन सभी को प्रोवाइड किया जा सके। तो यहाँ पे गाइडलाइंस को प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ इंडिया के अंदर मतलब इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ताकि यहाँ पर एक सर्टेन परसेंटेज जो है प्रॉफिट का CSR एक्टिविटीज के थ्रू वो मिल सके, साथ ही साथ ये रिक्वायर हो सके और जो CSR परफॉर्मेंस है वो अपने रिपोर्ट्स के अंदर इस चीज़ को लागू कर सकें। तो इस वजह से भारत में भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स को या काफ़ी सारे रूल्स को इसके द्वारा मोटिवेट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। साथ ही देखो भारत के अंदर काफ़ी सारे ऐसे इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रमोट करते हैं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को। क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीका है अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने का या अपने कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का। तो इस वजह से इसको लागू किया जाता है और साथ ही साथ गवर्नमेंट तो इसको प्रमोट करती ही करती है, साथ में काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि इसको प्रमोट करते हैं ताकि इसके जो बेनिफिट है उसको हम ले सके। जैसे कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे CII हो गया जिसका पूरा नाम है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, जो इसके बाद सेकंड है FICCI, उसके बाद में BSE हो गया जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। तो ये सभी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को प्रमोट किया है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है साथ ही साथ ये जो गाइडलाइंस आते हैं मतलब कि जिसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें चलना है उसको भी प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग को प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है इसको सपोर्ट भी करते हैं ताकि कंपनी के द्वारा इसको सही तरीके से या आसानी तरीके से इसको हम अचीव कर सके, इसको अपने नेचर में ले सके, मतलब कंपनी के द्वारा इसे फॉलो किया जाना चाहिए। इस वजह से यहाँ पर इसको गाइडेंस के तौर पर दिया भी जाता है, ट्रेनिंग भी दिया जाता है और साथ ही साथ सपोर्ट भी किया जाता है ताकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे अपनाया जा सके और जो ESG परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पर ले सके। साथ ही साथ देखो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जो है भारत के अंदर स्टिल मतलब आज के टाइम में साथ ये इन्वॉल्विंग होता जा रहा है, साथ ही साथ मतलब टाइम के अकॉर्डिंग ये अपने आप को ग्रो कर रहे हैं और इंटरेस्ट बना रहे हैं कंपनीज के बीच में। क्योंकि देखो आज के टाइम में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर कंपनियां तो इसके अकॉर्डिंग चलती है, बट अगर हम कहें कि 100% कंपनियां इसके अकॉर्डिंग चलती है तो ऐसा नहीं है। आज के टाइम में भी काफ़ी सारे ऐसे कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी जो कि इस चीज़ को फुलफिल नहीं करते या इनके अकॉर्डिंग नहीं चलते। तो इस वजह से ये जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है इसको टाइम टू टाइम ग्रो किया जा रहा है, इसको प्रमोट किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी या स्टेक होल्डर इसमें इंटरेस्ट बना सके और इसको अडॉप्ट कर सके। तो इस वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और इसके अडॉप्शन से एक तरीके से ये होप लेके चलते हैं कि आज के टाइम में तो आने वाले टाइम में ये इससे एक एक्सपेक्ट किया जाता है कि आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा और काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे अडॉप्ट किया जाएगा ताकि जो भी इसके बेनिफिट है जैसे ट्रांसपेरेंसी का हो गया, परफॉर्मेंस का हो गया, पोजीशन के बारे में हो गया, इन सभी बेनिफिट को हर एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिया जा सके। तो इस तरीके से भारत में इसे काफ़ी सारे लाइन थे जो कि मैंने आपको डिफाइन करके बताया। तो ये काफ़ी सारे इसके बेनिफिट है जिसके द्वारा एक कंपनी भारत के अंदर भी आज के टाइम में इसे प्रमोट किया जा रहा है, इसे डेवलप किया जा रहा है ताकि दिन प्रतिदिन इसकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल बढ़ती ही जाए। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग। अब ये क्या है, देखो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। TBR मतलब ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग। ये रिपोर्टिंग क्या है, ये एक तरीके से फ्रेमवर्क को रेफर करता है जिसके थ्रू मेजरमेंट किया जाता है, मतलब मेजरिंग किया जाता है और रिपोर्टिंग किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के सोशल, एनवायरमेंटल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में कि देखो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, पोजीशन है, किस तरीके से वो सामाजिक रूप से अपने काम को करे, पर्यावरण रूप से कर रहे या आर्थिक रूप से किस तरीके से कर रहे हैं। तो इसके काफ़ी सारे मेथड होते हैं, काफ़ी सारे रिपोर्ट्स होते हैं। तो ये भी एक रिपोर्ट का ही टाइप है जो कि एक फ्रेमवर्क देता है मेजर करने के लिए या रिपोर्ट को इनके अकॉर्डिंग चलने के लिए एक फ्रेमवर्क देता है किसी भी कंपनी को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये जो TBR रिपोर्टिंग है ये बेस्ड है ऑन द आइडिया दैट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड not be measuring solely in term of financial performance but also in term of its impact on society and environment। कि यहाँ पर देखो जो TBR रिपोर्टिंग ये बेस्ड तो है ये एक आइडिया के ऊपर ताकि कंपनी के द्वारा इसे सक्सेस मिल सके, जो कि इनके जो बेनिफिट है, जो कंपनियां इनके बेनिफिट को नहीं ले पा रही है उनको इस तरीके से रखना है ताकि इसके बेस्ड पे इसको सक्सेस मिल सके। तो इसके अंदर 3 कंपोनेंट को इंक्लूड किया जाता है जिसको हम 3PS भी बोलते हैं। तो इसके द्वारा पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट को इंक्लूड किया जाता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस आप ये जानो कि इसके अंदर यहाँ पर 3
जो इसके पॉइंट है, मतलब जो 3 इसके कंपोनेंट है, यहाँ पर इसको इंक्लूड किया जाता है, जिसके थ्रू कंपनी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिजनेस की जो भी स्ट्रेटेजी है, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसको हम जान सके। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे बेनिफिट ऑफ टीबीएल रिपोर्टिंग इंक्लूड का, कि इसके थ्रू कौन कौन से ऐसे बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि जितने भी रिपोर्ट है अगर उनसे कुछ बेनिफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, देन उसके बाद ही कंपनी के द्वारा इसे अपनाया जाता है, अदरवाइज इसको नहीं अपनाया जाता है। इस वजह से इसके बेनिफिट को पहले देखते हैं कि इससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, तभी किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे अपनाया जाता है। तो अब हम बात करेंगे टीबीएल के बेनिफिट के बारे में। सबसे पहले है होलिस्टिक व्यू ऑफ परफॉर्मेंस। टीबीएल रिपोर्टिंग जो है ये प्रोवाइड करते हैं मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक व्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के बारे में, कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है उसके बारे में होलिस्टिक व्यू में देखना, या उसके बारे में बिल्कुल बड़े लार्ज स्तर पे, या बोल सकते हैं कि एक बड़े लेवल पे कॉम्प्रिहेंसिव वे में डाटा को या इन्फॉर्मेशन को इसके रिगार्डिंग इसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है, जहां से कंपनी के जो सोशल अकाउंट है या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है उनको हम जान सकते हैं, साथ ही साथ इन एडिशन में भी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी जान सकते हैं। तो ये एक तरीके से होलिस्टिक व्यू को दिखाता है कि कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है। उसके बाद में सेकंड है इम्प्रूव्ड अकाउंटेबिलिटी, कि इसके अकॉर्डिंग अगर कंपनी चलते हैं, अपने रिपोर्ट्स को बनाते हैं, तो उनका जो रिपोर्ट है, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो बिल्कुल इम्प्रूव होती है, कि उसके अंदर जो भी एक्शन किया जा रहा है, जो भी यहाँ पे फंक्शनिंग का काम किया जा रहा है, जो भी मैनेजमेंट का काम किया जा रहा है, उसमें दिन प्रतिदिन वहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो ये इसका एक बेनिफिट है। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट है इनहेंस रेपुटेशन, कि कंपनी का मतलब कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या रेपुटेशन है, उसके रेपुटेशन में इंक्रीजमेंट लाते हैं टीबीएल रिपोर्टिंग, क्योंकि टीबीएल रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग अगर हम अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर अपने रिपोर्ट्स को इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो यहाँ पर रिपोर्ट से काफ़ी सारे पॉजिटिव बेनिफिट मिलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो रेपुटेशन है बिल्कुल पॉजिटिव जाता है, जिसके थ्रू कंपनी के स्टेक होल्डर हो गया, या कस्टमर हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, ये कंपनी के साथ में जुड़ पाते हैं, या कंपनी के बारे में एक पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। इस वजह से कंपनी की जो रेपुटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है बेटर डिसीजन मेकिंग, कि टीबीएल रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग कंपनी अपने मतलब काम में इस तरीके से इंप्रूवमेंट लेके आ जाते हैं कि कंपनी अपने बेटर डिसीजन को ले पाते हैं, क्योंकि टीबीएल रिपोर्टिंग के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प मिल जाता है, ताकि वो मोर इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर ले सके, प्रोवाइड कर सके, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे और बिल्कुल सही तरीके से करेंगे तो वहाँ पर डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी के बारे में जो एक भावना रहती है, जो एक इम्पैक्ट रहता है, उसको हम सही तरीके से जान सकते हैं। तो काफ़ी सारे इसके बेनिफिट थे, मतलब 4 बेनिफिट बताए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बेनिफिट थे। उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल है टीबीएल रिपोर्टिंग का, मतलब इसके अंदर कौन कौन से मैट्रिक्स इंक्लूड है। सबसे पहले है सोशल, कि कंपनी का जो टर्नओवर रेट है, या एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन है, या कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट है, या डाइवर्सिटी है, या इसके अंदर काफ़ी सारे मैट्रिक्स है जो कि सामाजिक रूप से जुड़े हुए रहते हैं। तो टीबीएल रिपोर्टिंग के अंदर सोशल इम्पैक्ट को यहाँ पे मैट्रिक्स को इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल, यहाँ पर देखो एनर्जी कंजप्शन हो गया, ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो गया, वेस्ट रिडक्शन हो गया, वाटर कंजर्वेशन हो गया, या कुछ अलग से सस्टेनेबिलिटी मैट्रिक्स हो गए। तो यहाँ पर पर्यावरण रूप से यहाँ पर मैट्रिक्स को इंक्लूड किया जाता है। अगर हम फाइनेंशियल तौर पर बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, और अदर फाइनेंशियल मैट्रिक्स हो गए जो कि यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। तो ये टीबीएल के अंदर 3 मैट्रिक्स को इंक्लूड किया जाता है, मतलब कि टीबीएल रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्टिव है वो 3 रूप से यहाँ पर फुलफिल किया जाता है, एक सामाजिक रूप से, एक पर्यावरण रूप से, एक फाइनेंशियल रूप से। तो यहाँ पर वित्तीय तौर पर मतलब 3 ऐसे मैट्रिक्स है जिसको यहाँ पर फुलफिल किया जाता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जब हम अपने रिपोर्ट को तैयार करते हैं तो वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि वो मेजरमेंट कर सके, रिपोर्ट बना सके सोशल, एनवायरमेंटल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि इम्प्रूव करेंगे कंपनी के सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस को, इन्हेंस करेंगे उनके रेपुटेशन को, और इस तरीके से बनाएंगे कि वो अपने डिसीजन को सही तरीके से ले सके। देन उसके बाद में नेक्स्ट है ट्रेंड टुवर्ड ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग, कि ये जो हम बात कर रहे हैं टीबीएल के बारे में, मतलब ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग के बारे में, तो ये किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, किस तरीके से इसको दिन प्रतिदिन मतलब बिजनेस के द्वारा इसे अपनाया जा रहा है। तो सेम उसी की तरह जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था, सेम उसी की तरह ही ये भी थोड़ा सा रिसेंट ईयर्स में ही आया, लेकिन दिन प्रतिदिन इसने ग्रोथ किया है, क्योंकि इससे मिलने वाले जो बेनिफिट है उसके रिगार्डिंग अगर हम रिपोर्ट्स को तैयार करते हैं तो काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं। इस वजह से ये भी
भी मतलब दिन प्रतिदिन मतलब डे बाय डे अपने आप को इंक्रीजमेंट लेके आ रहे हैं। काफ़ी सारे इसके अंदर फैक्टर होते हैं जहाँ पर चाहे हमारे स्टेक होल्डर के एक्सपेक्टेशन हो गए, ट्रांसपेरेंसी हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, या अवेयरनेस के बारे में जान सके, मतलब इन सारी चीज़ों को इंक्रीज करते हैं ताकि जो बिजनेस का जो एक सामाजिक है, जो एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, इन सभी के बारे में जान सकते हैं। कंपनी अपने एक्टिविटीज़ को किस तरीके से फुलफिल कर रहे हैं, उनका एक पोटेंशियल बेनिफिट किस तरीके से, वो सारा जो टीबीएल रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो टीबीएल भी सेम रिसेंट ईयर्स में मतलब कुछ हाल फिलहाल के सालों में ही आया, बट जितने भी मतलब कम टाइम में उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ग्रोथ काफ़ी जल्दी कर लिया क्योंकि इससे काफ़ी सारे बेनिफिट है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन अवेयर है टीबीएल से, तो उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसे अपना लेते हैं। तो टीबीएल के थ्रू भी काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं, इस वजह से दिन प्रतिदिन कंपनी के द्वारा इसे अपनाया जाता है ताकि इसके जो भी बेनिफिट है उसको लिया जा सके और कंपनी को आज के टाइम के जो भी कंपटीशन है उसको मेंटेन करके चल सके। तो इसके जो बेनिफिट है उस वजह से आज के टाइम में से अपनाया जाता है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट जो इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेनिफिट ऑफ टीबीएल रिपोर्टिंग, कि जो टीबीएल रिपोर्टिंग है इसके काफ़ी सारे बेनिफिट है। तो कौन कौन से ऐसे बेनिफिट है जिसके तौर पर टीबीएल को अपनाया जाता है? तो सबसे पहले देखो, जो टीबीएल रिपोर्टिंग है ये एक तरीके से फोकस करते हैं 3 डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस पे, जो कि सोशल है, एनवायरमेंटल है और फाइनेंशियल है। तो इनका 3 मेन पॉइंट है जिस पे ये अपना फोकस करते हैं कि कंपनी का सामाजिक रूप से, पर्यावरण रूप से और वित्तीय रूप से किस तरीके से उनका सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इस पे इनका मेन फोकस रहता है। तो सबसे पहले देखो टीबीएल के बेनिफिट को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है इम्प्रूव सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस, कि टीबीएल रिपोर्टिंग जो है ये हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को ताकि वो मेजर कर सके, साथ ही साथ ट्रैक कर सके अपने सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस को, ताकि मल्टीपल अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशन की जो बहुत सारे जो मल्टीपल डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग उसको पार करके जो कंपनी की जो एक सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस है उसको हम ट्रैक कर सके या इसके अकॉर्डिंग हम मेजर कर सके। तो टीबीएल रिपोर्टिंग यहाँ पर एक तरीके से हेल्प प्रोवाइड करते हैं। साथ ही इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि सस्टेनेबिलिटी का जो भी प्रैक्टिस है या आउटकम्स है उसको हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सके, यहाँ पर एक लीड के तौर पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग हमने क्या समझा कि यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाएगा थ्रू टीबीएल रिपोर्टिंग, कि टीबीएल रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिलेगा कि वो इम्प्रूव कर सकेंगे, मेजर कर सकेंगे, ट्रैक कर सकेंगे अपने सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस को अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशन पर। उसके बाद में जो सेकंड है इनहेंस स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, कि जो हमारी कंपनी के साथ में जितने भी स्टेक होल्डर जुड़े हुए जैसे कि इन्वेस्टर्स हो गए, कस्टमर हो गए, एम्प्लॉय हो गए या कम्युनिटीज़ हो गए, काफ़ी सारे अदर ऐसे पार्टीज़ हैं जिनके साथ में जो बिजनेस जुड़ा रहता है जिसे हम स्टेक होल्डर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो कंपनी है स्टेक होल्डर के लिए एक तरीके से प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करते हैं कंपनी के लिए, ताकि कंपनी क्या कर सके, अपने वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर के साथ में इस तरीके के फैसिलिटी को प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे, मतलब रिस्पॉन्स करेंगे टू देयर सस्टेनेबिलिटी कंसर्न को और एक्सपेक्टेशन को फुलफिल भी करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि स्टेक होल्डर एंगेजमेंट को इनहेंस किया जाएगा, बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद में जो थर्ड है इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, टीबीएल रिपोर्टिंग जो है प्रोवाइड करेंगे एक ट्रांसपेरेंट, एक अकाउंटेबल अकाउंट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस को, जहां से हेल्प मिलेगा, मतलब इनहेंस मिलेगा रेपुटेशन को और बिल्डअप हो पाएगा स्टेक होल्डर के साथ में जो भी एक ट्रस्ट बना हुआ है। और उनके ट्रस्ट को अगर हम इनहेंस करेंगे तो यहाँ पर कंपनी को बेनिफिट मिलते हैं, कंपनी को आने वाले टाइम में इन फ्यूचर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा कैपिटल या उनके शेयर की ज़्यादा वैल्यू हो पाती है। इस वजह से यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, उसको यहाँ पे बढ़ावा मिलता है। इंप्रूव रिस्क मैनेजमेंट, टीबीएल रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बेनिफिट ये मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को ये हेल्प मिल जाता है कि वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे और साथ ही साथ आइडेंटिफाई करने के साथ ही वो मैनेज भी कर पाएंगे अपने सस्टेनेबिलिटी रिस्क को, कि कंपनी के अंदर कौन कौन से ऐसे रिस्क आने वाले, चाहे वो पर्यावरण से जुड़े हुए, चाहे वो सामाजिक रूप से जुड़े हुए, चाहे वो गवर्नमेंट से क्यों ना जुड़े हुए, इस तरीके के जो रिस्क है उसको जान भी सकते हैं, मतलब आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। साथ ही साथ उसको मैनेज किस तरीके से करना है इसके लिए भी हेल्प जो प्रोवाइड करता है, दैट इज टीबीएल रिपोर्टिंग। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, कंपनी के जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है इसको इम्पैक्ट करने में हेल्प मिलता है टीबीएल रिपोर्टिंग से। तो यहाँ पर इसका एक बेनिफिट मिल जाता है रिस्क मैनेजमेंट को लेके। उसके बाद में नेक्स्ट है कॉस्ट सेविंग एंड एफिशिएंसी गेन्स, कि टीबीएल रिपोर्टिंग जो है एक अदर बेनिफिट ये प्रोवाइड करता है कंपनी को, कि कंपनी को एक हेल्प देता है कि वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपने काफ़ी तरीके के अपॉर्चुनिटीज़ को, जो कि रहेगा फॉर कॉस्ट सेविंग के लिए
लिए और एफिशिएंसी करेगा उनके गेन्स को थ्रू इम्प्रूव रिसोर्स मैनेजमेंट, वेस्ट रिडक्शन एंड एनर्जी एफिशिएंसी, कि कंपनी का जो भी एनर्जी है उसकी एफिशिएंसी को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उनके वेस्ट को किस तरीके से कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी उनका एक रिसोर्सेज मैनेजमेंट है उसको हम इम्प्रूव किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट को किस तरीके से लिया जा सकता है, साथ ही साथ बेनिफिट लेने के साथ में कॉस्ट को किस तरीके से सेव किया जा सकता है, इसके लिए जो टीबीएल रिपोर्टिंग है ये हेल्प प्रोवाइड करता है कंपनी को कि वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे और इन सारे बेनिफिट को ले पाएंगे अपने कॉस्ट को कम करते हुए। उसके बाद में नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड एक्सेस टू कैपिटल। टीबीएल रिपोर्टिंग हेल्प करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अट्रैक्ट हो पाएंगे अपने कैपिटल के लिए फ्रॉम इन्वेस्टर हु मतलब जो भी इन्वेस्टर्स है जो कि कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, उनको सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस के थ्रू कंपनी की जो रेपुटेशन है या कंपनी के बारे में जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसको इन्वेस्टर के सामने प्रेजेंट करेंगे, जिसके थ्रू जो इन्वेस्टर्स है ये जितने भी स्टेक होल्डर है वो कंपनी के साथ में जुड़ना चाहेंगे और कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल को इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो अब ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया जाएगा तो यहाँ पे एक्सेस हो पाएगा कैपिटल को लेके इम्प्रूवमेंट को। तो इस तरीके से बेनिफिट को लिया जाता है टीबीएल के थ्रू। तो इस वजह से इतने सारे जो बेनिफिट है इसके अकॉर्डिंग या इन बेनिफिट को लेने के लिए ही कंपनी के द्वारा जो रिपोर्ट है उसमें टीबीएल का भी यूज़ किया जा सकता है। साथ ही यहाँ पर देखो जो टीबीएल रिपोर्टिंग है ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर पाएंगे कि बिजनेस की जो भी स्ट्रेटजीज है या कंपनी की जो भी सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस उसको इम्प्रूव कर पाएंगे, बिल्डअप कर पाएंगे, और जितने भी स्टेक होल्डर है उनके साथ में जो रिलेशनशिप बना हुआ है कंपनी का उसको स्ट्रॉन्गर करेंगे, उसको बिल्डअप करेंगे, ताकि उनके साथ में जो संबंध बना हुआ है उसको हम लंबे टाइम के लिए रख सकते हैं, कंपनी का जो लाइफ टाइम है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है जो कि टीबीएल के थ्रू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फॉर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग। ऐसे तो देखो टीबीएल के अंदर काफ़ी सारे फॉर्म्स को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन कुछ मेन है मतलब कि जिसके थ्रू कंपनी अपने सामाजिक, अपने पर्यावरण, अपने वित्तीय तौर पर जो परफॉर्मेंस है वो स्टेक होल्डर के साथ में आपस में प्रोवाइड कर सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि टीबीएल के अंदर काफ़ी सारे फॉर्म्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर मेन बात करेंगे मतलब जो इंपॉर्टेंट जो फॉर्म्स है उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है जो कि फोकस करता है कंपनी के सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस के ऊपर, जहां पर सामाजिक हो गया मतलब सोशल हो गया, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो गया, और जो एक गवर्नमेंट के साथ में जो प्रैक्टिसेस जुड़े हुए जिसे हम बोलते हैं गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, यहाँ पर इन चीज़ों को इम्प्रूव किया जाता है या इस चीज़ों पर यहाँ पे फोकस किया जाता है। तो ये एक फॉर्म्स है जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। ये एक ऐसा रिपोर्ट है जिसके थ्रू इंटीग्रेट किया जाता है फाइनेंशियल और सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि यहाँ पर जो भी डाटा को प्रोवाइड किया जाएगा मतलब जो भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जा रहा है वो बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव व्यू में किया जाएगा, ताकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में देख सकते हैं, मतलब बड़े स्तर पे लार्ज लेवल पे इसको हम सही तरीके से एनालाइज कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस रिपोर्ट, जिसे हम बोलते हैं ESG। तो ये भी एक ऐसा रिपोर्ट है जो कि फोकस करता है स्पेसिफिकली ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ESG परफॉर्मेंस के बारे में, कि कंपनी का इन्वायरमेंटल रूप से, सोशल रूप से, सामाजिक रूप से या गवर्नेंस के रूप से किस तरीके से अपने परफॉर्मेंस को बेटर करते हैं, इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और कवर करते हैं कुछ टॉपिक्स को जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, डाइवर्सिटी हो गया, या किस तरीके से लेबर प्रैक्टिसेस है, इन सभी पे इनका मेन फोकस रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कार्बन डिस्क्लोजर रिपोर्ट। ये एक ऐसा रिपोर्ट है जो कि फोकस करता है स्पेशली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रीन हाउस गैस एमिशन पर, क्लाइमेट चेंज का जो स्ट्रेटजी है इसको कंपनी किस तरीके से अपनाते हैं, किस तरीके से इसके अकॉर्डिंग अपने वर्क को लेके आते हैं, इस पर इसका मेन फोकस किया जाता है इस रिपोर्ट्स के थ्रू। उसके बाद में नेक्स्ट है GRI, जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव रिपोर्ट। ये एक ऐसा रिपोर्ट है जो कि फॉलो करते हैं कुछ गाइडलाइंस को, मतलब जो सेट ऑफ गाइडलाइंस है GRI के अंदर, उस गाइडलाइंस को यहाँ पे फॉलो किया जाता है इस रिपोर्ट्स के थ्रू, ताकि जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, जो कि प्रोवाइड किया जाता है जहां पर सेट ऑफ स्टैंडर्ड है, प्रिंसिपल है, जिसको फुलफिल किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग जो भी गाइडलाइंस को बताया गया है उसको यहाँ पे फॉलो किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है SDG, जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये एक ऐसा रिपोर्ट है जो कि फोकस करता है कंपनी के कंट्रीब्यूशन पे, कि कंपनी SDG में अपना कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, अपना कितना ज़्यादा योगदान दे रहे, इस पे मेन फोकस रहता है, ताकि एक सेट ऑफ ग्लोबल गोल्स को यहाँ पर अचीव किया जा सके, उसके रिगार्डिंग जान सके, और किस तरीके से चैलेंजेस को या किस तरीके से सामाजिक पर्यावरण रूप से वर्ल्ड मोस्ट मतलब इन चीज़ों पे मेन फोकस रहता है इनका, तो जिसे हम बोलते हैं SDG रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट का मेन जो फोकस पॉइंट है इन सारे एरिया पे रहता है।
उसके बाद में नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, कि कंपनी सामाजिक रूप से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से निभाते हैं या निभाते भी है या नहीं, या कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सामाजिक रूप से अपना कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं। तो इन रिपोर्ट्स का मेन यही काम है, ये फोकस करते हैं कि कंपनी के द्वारा सोशल रूप से जो भी एक इम्पैक्ट है या जो भी एक होना चाहिए कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस चीज़ को फुलफिल करते हैं या नहीं करते। इनका जो मेन टॉपिक है यही रहता है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट पे, एम्प्लॉय एंगेजमेंट पे और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस पे। उसके बाद में नेक्स्ट है एनवायरमेंटल रिपोर्ट। ये एक ऐसा रिपोर्ट है जो कि फोकस करते हैं स्पेसिफिकली ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पे, जिसके अंदर कुछ एरिया को कवर किया जाता है, जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो गया, वाटर यूज हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट होगी। इनका जो मेन फोकस है इन सभी एरिया पे रहता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया, मतलब कि ये सारे रिपोर्ट्स है 1 बाय 1 फॉर्म्स भी जिसे हम बोलते हैं और जिसे हम रिपोर्ट्स भी बोलते हैं, कि हर एक रिपोर्ट का अपना एक अलग से ऑब्जेक्टिव रहता है, अलग से एक इनका मेन गोल्स रहता है, जिसको हर एक रिपोर्ट्स में फुलफिल किया जाता है। जैसे कि ये जो थर्ड पॉइंट भी हमने समझा, इस रिपोर्ट का अलग अपना ऑब्जेक्टिव है, इस रिपोर्ट का अपना अलग ऑब्जेक्टिव है। इस तरीके से जितने भी रिपोर्ट्स है सभी का अपना मेन ऑब्जेक्टिव है, जिसको इस रिपोर्ट्स के थ्रू फुलफिल किया जाता है। तो ये इतने सारे रिपोर्ट है, लेकिन इन सभी रिपोर्ट में से ऐसा नहीं है कि कंपनी के द्वारा सभी रिपोर्ट्स को अपनाया जाएगा। कंपनी कौन से रिपोर्ट को अपनाते हैं ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी अपने स्पेसिफिक गोल्स को, अपने प्रायोरिटीज को या अपने एक्सपेक्टेशन को किस रिपोर्ट्स के द्वारा फुलफिल कर सकते हैं। तो ये कंपनी खुद से ही मतलब पर्सनली इस चीज़ को डिसीजन लेते हैं कि हमें किस तरीके से किस रिपोर्ट को अपने कंपनी के अंदर लाना है, ये किससे फुलफिल करना है। तो ये सारे रिपोर्ट्स है जिनका कुछ ना कुछ मेन ऑब्जेक्टिव था, जिसको हमने डिस्कस किया। तो आई होप यहाँ तक की क्लास में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर क्लासेस के बीच में कोई भी कंफ्यूजन हो गया होगा या कोई भी प्रॉब्लम है, या अगर आप कुछ अलग से ही मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि कमेंट सेक्शन इसीलिए दिया गया है ताकि अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी सजेशन है, तो वहाँ पर आप बता सको। तो प्लीज़ अपने जो भी आपका एक सजेशन है या प्रॉब्लम है उसको ज़रूर से शेयर करना। और आज की इस क्लास में बस इतना ही रख लेते हैं। आगे के जो भी हमारे कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट है, इसको हम अपने नेक्स्ट मतलब पार्ट 2 की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये हमारी पार्ट 1 क्लास है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही रख लेते हैं। फीडबैक जरूर से देना आज की क्लास आपको कैसी लगी। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको काफ़ी सारे क्लासेस मिल जाएंगे बिल्कुल प्लेलिस्ट में, जहां से 1 बाय 1 आप सारे क्लासेस को देख सकते हो और अपने एग्जाम में एक अच्छे स्कोर को ले सकते हो। तो फीडबैक में जरूर देना, फीडबैक देना ना भूले। क्लासेस कैसे लगे जरूर से बताना, लाइक शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो। और अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को जरूर से शेयर करना। बस आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।